मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे दोस्तों और मेरे युवा साथियों, आपको मेरा नमस्कार और अभिनंदन। मैं राधा सुखानी हूँ, व्यवसाय से डॉक्टर हूँ। पार्ट 1 में मैंने इम्यूनिटी की चर्चा आपके साथ शुरू करी। आपको यह बताया कि इम्यूनिटी हमारे शरीर की वह शक्ति है, वह रोग प्रतिरोधक शक्ति है जो हमें कीटाणु, जीवाणु और कोविड-19 जैसे भयंकर वायरस से बचाती है। मैंने आपको यह भी बताया कि शक्तिशाली इम्यूनिटी के लिए हमें सशक्त स्वास्थ्य चाहिए और सशक्त स्वास्थ्य के लिए हमें स्वास्थ्य ज्ञान चाहिए। पार्ट 1 में हमने होलिस्टिक हेल्थ, समग्र स्वास्थ्य, होलिस्टिक फूड, पौष्टिक आहार के बारे में बात करी। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी कि आप पार्ट 1 जरूर देखिए और सीधे पार्ट 2 से न शुरू हुए हो जाइए, क्योंकि पार्ट 1 का आगे से कंटिन्यूम है। अगर आपने पार्ट 1 मिस किया तो पार्ट 2 पूरी तरह से समझ में नहीं आएगा। तो आप पहले पार्ट 1 देखिए, उसके बाद पार्ट 2। इस पार्ट 2 में हम बाकी विषयों पर विचार करेंगे। सबसे पहले संतुलित दिनचर्या क्या होती है, हमारी गहरी नींद का हमारे इम्यूनिटी और स्वास्थ्य के साथ क्या संबंध है, एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज का मतलब गतिशीलता और व्यायाम जो है हमारी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट, मानसिक तनाव से हम कैसा छुटकारा पा सकते हैं और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे हेल्थी इंटेस्टिनल बैक्टीरिया, मतलब वो कौन से जीवाणु हैं हमारे आंतड़ियों में जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। यह कहना चाहती हूँ कि 60% हमारी इम्यूनिटी हमारे आंतड़ियों में है। इनको अच्छे जीवाणु की बहुत जरूरत है। यह हम कैसे बढ़ाएं, इसके बारे में भी बात करेंगे। फिर हर्बल सप्लीमेंट्स की बात करेंगे। हमारा भारत देश हर्बल सप्लीमेंट स्पाइसेस से भरपूर है। ब्रिटिश इंडिया कंपनी जब आई हिंदुस्तान में तो उन्होंने इसलिए नहीं प्रवेश किया कि उन्हें पैसे की जरूरत थी, उन्होंने इसलिए प्रवेश किया कि वो स्पाइसेस, मसालों का और हर्ब्स का धंधा करना चाहते थे और उससे पैसे बनाना चाहते थे। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले संतुलित दिनचर्या पे। संतुलित दिनचर्या वो है जो कि सूर्य प्रकाश के 24 घंटे के काल चक्र की लय से जुड़ी है। इस सूर्य प्रकाश के काल चक्र की लय को कहते हैं सर्केडियन रिदम। सर्का का मतलब गोल, डीएन मीन्स दिन, रिदम मीन्स लय। यह काल चक्र की लय हमारे शक्ति का आधार है, जीवन शक्ति का आधार है, न सिर्फ मनुष्य के लिए पर सब प्राणियों के लिए, पौधे और हमारी वनस्पति के लिए। तो अगर यह लय बिगड़ जाती है तो हम स्वस्थ नहीं रह सकते। तो इस लय में रहना जरूरी है। इस लय वाली दिनचर्या को ही संतुलित दिनचर्या माना गया है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब संतुलित दिनचर्या हमारे शरीर को कंट्रोल करती है, हमारे दिमाग की घड़ी। जी हाँ, हमारे दिमाग में घड़ी है। इसके ऊपर पूरी मेडिकल साइंस की रिसर्च हुई है। यह घड़ी स्पेशल सेल्स हैं हमारे दिमाग में, ब्रेन में, मस्तिष्क में, जो हमारे त्राटक, फोरहेड के पीछे हमारे दिमाग में निश्चित है। इन सेल्स का यही काम है कि हमारे पूरे शरीर के अंगों पर नियंत्रण रखें। यह घड़ी तब जागृत होती है जब सूर्य प्रकाश आंखों से इस घड़ी तक पहुंचता है। इस घड़ी के काम ज्यादा से ज्यादा 2 हैं, पर ये हमारे स्वास्थ्य से पूरी तरह से जुड़ी है। सबसे पहला काम है हमारे जीवन शक्ति के व्यवहारों को कंट्रोल करे, जैसे कि सोना उठना, खाना उपवास, काम और विश्राम। यह घड़ी हमारे शरीर के हर अंग से जुड़ी है। दिन के समय सारे अंग सक्रिय हैं, काम कर रहे हैं। रात के समय सारे अंग विश्राम कर रहे हैं। इस विश्राम के समय में रेस्ट, रिपेयर, रिजुविनेट, मरम्मत होती है, कायाकल्प होता है। यह आपको जानकर हैरानी होगी
कि हमारा दिल रात के समय 20% कम धड़कता है, ब्लड प्रेशर भी 20% कम होता है। हमारी मेटाबॉलिज्म जो है वो रात के टाइम में ऊर्जा नहीं बनाती, जो भी ग्लूकोज होता है उसका फैट बना करके रख देती है। तो जो भी खाना आप 8 बजे के बाद खाते हैं उसमें से चर्बी बनती है, वो ऊर्जा में नहीं बदलता। हमारी आंतड़ियां दिन के समय काम करती हैं पर 10 बजे के बाद एकदम ढीली हो जाती हैं। तो अगर आप रात का भोजन 9 और 10 बजे कर रहे हैं तो वो भोजन वहां पड़ के सड़ेगा, आपको पेट फूलेगा, आपको डकारें आएंगी, आपको एसिड रिफ्लक्स होगा। और आजकल आप जानते हैं कि जनता में, खास करके शहरों की जनता में जो बहुत देर से खाना खाते हैं, कितने ज्यादा डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं, पाचन शक्ति कितनी बिगड़ी हुई है, एसिड रिफ्लक्स कितना ज्यादा कॉमन है। तो 3 मेडिकल साइंटिस्ट थे जिनका नाम है डॉक्टर जेफरी हॉल, माइकल रोज बैश, माइकल यंग। इनको नोबेल प्राइज 2017 में दिया गया क्योंकि इन्होंने हमें हमारे दिमाग की घड़ी की साइंस और उसकी काल चक्र की लय के बारे में बताया। यह भी बताया कि जब हम 24 घंटे की काल चक्र की लय में नहीं रहते, सूर्य प्रकाश की लय में नहीं रहते, तो हमारा शरीर स्वस्थ भी नहीं रहता। तो हमने आपसे कहा कि हमारी दिमाग की घड़ी हमारे जीवन शक्ति के 3 व्यवहार को संभालती है। सबसे जरूरी, महत्वपूर्ण मूल व्यवहार है नींद और जागना। यही व्यवहार दूसरे 2 व्यवहारों को भी कंट्रोल करता है या उन पे नियंत्रण रखता है। अगर हम रात को देर से सोते हैं, 12 बजे, 11 बजे, तो हमें भूख बहुत लगती है क्योंकि हमारे शरीर में भूख की हार्मोन गर्लिन की बढ़ोतरी हो जाती है और हमारे को खाने का बहुत ही लगाव होता है। तो जो भी लोग रात को देर से सोते हैं या जिनकी रात की नींद अच्छी नहीं होती, वो मोटे हो जाते हैं। कहा जाता है गहरी निद्रा का है स्वास्थ्य से गहरा संबंध। अगर निद्रा है कम तो बढ़ जाएगा 10-15 किलो वजन। अब हमारे नींद के साइकिल का हमारे काम और विश्राम के साथ, दोनों के साथ बहुत ही लगाव है। अगर हमारी रात की नींद बिगड़ी हुई है तो हमारा दिन के समय कोई फुर्ती न होगी, कुछ काम करने का मन न लगेगा। तो ये हमारा संतुलित जागने और नींद का साइकिल क्या है, इसके बारे में बताऊंगी। अब आप देख रहे हैं हमने ये घड़ी दिखाई है, उस घड़ी में घड़ी 12 और 3 के बीच में खड़ी है कि 12 और 3 का वक्त है, वो समय है जब हम गहरी निद्रा में होते हैं। और ये गहरी निद्रा हमारे शरीर के कायाकल्प के लिए, मरम्मत के लिए बहुत ही जरूरी है क्योंकि इस समय में ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन है, वो पैदा होती है। आप जानते हैं कि वृद्धि हार्मोन की जरूरत बढ़ते हुए बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए अगर बच्चे के नींद के सामने नगाड़े भी बजाए जाएं तो उसकी गहरी निद्रा बिगड़ती नहीं है क्योंकि उसको ग्रोथ हार्मोन की बहुत जरूरत है। अगर आपको गहरी नींद चाहिए जो 12 और 3 के बीच में आती है, तो आपको सोना उससे 1 या 2 घंटे पहले सोना पहले पड़ेगा। हम सब यही समझते हैं कि हमारी नींद हमारे सोने के समय से निश्चित है, उससे जुड़ी है, लेकिन यह बात सत्य नहीं है। आप बिस्तर पे करवटें लेटते रहेंगे और नींद न आएगी। नींद का जो आने का समय है वो हमारे जागने के समय के साथ जुड़ा हुआ है। अगर हम सुबह को 5 और 7 के बीच में जग जाते हैं, तो हमारी खुद ब खुद नींद 10 और 11 के बीच में आएगी। पर अगर हम 10-11 बजे तक सोए ही रहेंगे तो हमें रात की नींद समय पे नहीं आएगी, हमारी गहरी नींद बिगड़ जाएगी। ये समझना बहुत जरूरी है। हमारी नींद हमारे जीवन शक्ति का आधार है, ए नेसेसिटी ऑफ लाइफ। यह वह समय है जो मैंने बताया, ग्रोथ हार्मोन आती है, वो हमारे शरीर की मरम्मत करती है, उसका कायाकल्प करती है। अगर हमारी नींद पूरी न हो तो हम बुढ़े जल्दी हो जाएंगे। अगर नींद पूरी न हो तो बच्चा भी स्वस्थ होकर के लंबा बड़ा नहीं हो सकता। तो नींद बहुत जरूरी है। नींद से हमारी इम्यूनिटी बहुत बढ़ती है। आप खुद ही जानते हैं कि अगर 5 या 6 दिन नींद अच्छी ना आए तो जुकाम खांसी का बहुत डर लगा रहता है।
जल्दी से ही जुकाम खांसी हो जाता है। हम अपने जिंदगी का तीसरा हिस्सा सोने में लगा देते हैं। यह ईश्वर का हमारे साथ बहुत बड़ा साथ है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे शरीर का कायाकल्प हो, रिजुविनेट हो। और नींद अल्टीमेट परफॉर्मेंस एनहांसर है, हमारे सफलता की चाबी है। अगर आप अच्छे से उत्तम खिलाड़ी बनना चाहते हो तो गहरी नींद चाहिए। उत्तम एक्टर बनना चाहती हैं, गहरी नींद चाहिए। उत्तम आर्टिस्ट बनना चाहती हैं, गहरी नींद चाहिए। उत्तम नेता बनना चाहते हैं, गहरी नींद चाहिए। तो गहरी नींद हमारे लिए सफलता की चाबी है। यह जानते हुए भी आधुनिक समय में खास करके युवा लोग कम से कम नींद की कोशिश करते हैं। नींद की कमी इस समय की सबसे बड़ी महामारी है। तो हमें यह पता है साइंस से कि नींद की कमी इज ए साइलेंट किलर। ये धीरे धीरे आपको मारती है। इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है ओबेसिटी, मोटापा। क्योंकि जब नींद की कमी होती है तो हमारे शरीर में स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल बहुत ज्यादा बन जाती है, वो हमेशा मोटा कर देती है। जब नींद की कमी होती है तो गर्लिन हार्मोन जो हमारी भूख बढ़ाती है ज्यादा बढ़ जाती है, इसी वजह से हम मोटे हो जाते हैं। नींद की कमी से एक और बीमारी होती है जिसको बोलते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम वो चीज है जिसमें पेट का घेरा बढ़ जाता है। आज देख रहे हैं आप, सबके पेट के गहरे 40 साल 35 साल की उम्र से बड़े हो जाते हैं। हमारे बच्चों के पेट के गहरे भी बड़े हो जाते हैं। जैसे ही पेट का घेरा बढ़ता है, जिसको बोलते हैं एब्डोमिनल ओबेसिटी, पेट का मोटापा, तो ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हमारा खराब कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है। इसको मिलाकर के कहा जाता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। यह वो निशानी है जिससे पता चलता है कि आगे चल के डायबिटीज होगी, हाई ब्लड प्रेशर होगा, हार्ट डिजीज, दिल का दौरा आएगा और कैंसर भी हो सकती है। सबसे ज्यादा मेटाबॉलिक सिंड्रोम का प्रॉब्लम उनको है जो जिनके रोजगार में रात को जागना होता है, दिन को सोना होता है, जैसे कि ट्रक ड्राइवर, जैसे कि फैक्ट्री में रात करने वाले, काम करने वाले। यह देखा गया है कि जो लोग शिफ्ट वर्क बोलते हैं इसको, जो लोग शिफ्ट वर्क करते हैं, मतलब रात को काम करते हैं, दिन को सोते हैं, उनको मेटाबॉलिक सिंड्रोम, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, कैंसर ज्यादा होती है। यह अच्छी रिसर्च का आ, आ, की अच्छी रिसर्च ने हमें बताया है, तो इस पे जरूर ध्यान दें। यह कहा जाता है कि अगर आपकी नींद बिगड़ी तो आपका स्वास्थ्य बिगड़ा ही बिगड़ा, साथ में मानसिक शक्ति भी काम से गई, मानसिक शांति नहीं रही, अशांति हो जाती है। तो यहाँ पे आपके सामने पिक्चर में सबकी सब चीजें लगा दी गई हैं। अगर नींद कम है तो मोटापा आएगा, बता दिया। नींद कम है तो आपका पाचन शक्ति बिगड़ जाएगी, खूब ब्लोटिंग, एसिड रिफ्लक्स, ये सब बीमारियां। आज माइग्रेन और सिर का दर्द एक महामारी है, इसका कारण नींद पूरी नहीं। अगर नींद पूरी नहीं तो खांसी जुकाम बहुत ज्यादा होगा, निमोनिया होगा और सब कई फेफड़ों की तकलीफें होंगी। अगर नींद नहीं है तो पढ़ाई अच्छी नहीं हो सकती, क्योंकि स्मरण शक्ति बिगड़ जाती है, एकाग्रचित नहीं रह सकता कोई अगर उसको नींद नहीं, फोकस नहीं, कंसंट्रेशन नहीं। नींद कमी है तो हमारे को गुस्सा भी ज्यादा आता है और मूड बिगड़ा ही रहता है। नींद अगर कमी है तो प्रजनन शक्ति कम हो जाती है, इनफर्टिलिटी हो जाती है। अगर नींद की कमी है तो हम किसी चीज को देख तो रहे हैं पर वो दिमाग में रजिस्टर नहीं होती, तो एक तरह से हमारा विजन या हमारी देखने की शक्ति कम हो जाती है। अब नींद और मूड के बारे में अपन ने बात करी, तो नींद और मूड का बहुत ही बड़ा संबंध है, और ये संबंध जो है केमिकल संबंध है। जब सूर्य के प्रकाश, जब सुबह की रोशनी हमारे आंखों से हमारे दिमाग में जाती है, तो उस समय हमारे पीनियल ग्लैंड जो हमारे दिमाग में है, उसमें से एक हार्मोन निकलती है, उसका नाम है सीरोटोनिन। सीरोटोनिन आनंद की हार्मोन मानी जाती है, खुशी की हार्मोन मानी जाती है। वही खुशी के हार्मोन आगे चल करके मेलेटोनिन, हमारे गहरी नींद की हार्मोन बनाती है। इसीलिए अगर खुशी ना हो, डिप्रेशन हो, तो नींद नहीं आती। अगर नींद नहीं आती तो डिप्रेशन हो जाता है। दुनिया के उन देशों में जहां सूर्य प्रकाश की कमी है, वहां पे सीरोटोनिन की कमी हो जाती है, गहरी नींद की कमी हो जाती है। इसको हम बोलते हैं सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, कि डिप्रेशन जो मौसम के हिसाब से आता है। ये सियाटल, लंदन ऐसी जगह पे ज्यादा होता है।
जो लोग धूप नहीं देखते महीनों तक, उनमें सुसाइड, आत्महत्या की रिस्क भी ज्यादा ही होती है, उसका खतरा ज्यादा होता है। तो यह सोचें कि सूर्य प्रकाश हमारे लिए, जो सुबह की रोशनी और सुबह को उठना हमारे लिए कितना ही जरूरी है। अब मैं आपको गहरी नींद के कुछ नियम बताऊंगी, इसको हमने बोला है स्लीप हाइजीन 101। सबसे पहले, नींद का समय नियमित और निश्चित होना चाहिए। हमने आपको पहले ही बता दिया कि रात की नींद का समय हमारे सुबह के उठने के समय से जुड़ा है। अगर आप सुबह को जल्दी नहीं उठते तो रात को टाइम पे सो नहीं सकते, तो उसका ध्यान रहे। अगर आप रात को पार्टी पे जा रहे हैं और 2 बजे लौटे हैं और सुबह की नींद 6 या 7 बजे खुल गई, तो उठ जाइए, अगर आपको दूसरे दिन ठीक समय पे सोना है। अगर आप 11 बजे तक बिस्तर पे पड़े रहेंगे तो दूसरे दिन की नींद भी समझो आपकी चलेगी। एक्सरसाइज या व्यायाम या गतिशीलता दिन में बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे एक केमिकल पैदा होता है, उसको बोलते हैं एडिनोसिन। ये एडिनोसिन जो है, ये हमारे नींद की चाबी है, ये हमारे नींद की शुरुआत करती है। तो यह चाबी जो है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर आप व्यायाम नहीं करते, सारे दिन पड़े रहते हैं, तो आपको गहरी नींद कभी नहीं आ सकती। रात को सोने से पहले टीवी कम देखें, क्योंकि टीवी में कई बार मारधाड़ और वाद विवाद बहुत होता है, उससे हमारी विचारधारा बिगड़ जाती है। और ब्लू लाइट जो कि टेलीविजन से आती है, वो हमारी गहरी निद्रा की हार्मोन मेलेटोनिन को कम कर देती है। तो टीवी देखना है तो 1 या 2 घंटे पहले बंद कर दीजिए। ये अच्छा है कि अगर आप किताब पढ़ें और अच्छा सुंदर म्यूजिक सुने, तो उससे आपको नींद बेहतर आएगी। अगर आपको दिन के टाइम में थोड़ी झपकी लेनी है, तो 30 मिनट से कम, अच्छे से अच्छा है 20 मिनट और या उससे कम। क्योंकि अगर आप दिन की झपकी लेते हैं तो आपकी एडिनोसिन की मात्रा कम हो जाती है। एडिनोसिन की मात्रा कम हो जाती है तो समझो आपकी नींद की चाबी ही गुम हो जाती है। कैफीन या चाय या कॉफी कम से कम पिए, 4 या 5 बजे के बाद बिल्कुल न पिए, इससे नींद बहुत बिगड़ती है। जो भी चाय कॉफी पीनी है वो कम पिए और 4 बजे से पहले पिए, तो आपकी नींद के लिए बहुत ही उत्तम है। नो ब्लू लाइट। ब्लू लाइट का मतलब स्क्रीन्स का मतलब स्मार्टफोन, सेल फोन, कंप्यूटर, आईपैड और सब इत्यादि अनेक चीजें। उनमें से एक ब्लू लाइट निकलती है जो हमारे मस्तिष्क में मेलेटोनिन को बंद कर देती है। अगर मेलेटोनिन नहीं तो गहरी निद्रा भी नहीं। सोने से पहले अपनी विचारधारा को शांत और शीतल कीजिए। वाद विवाद और झगड़ा नहीं, क्योंकि वाद विवाद और झगड़े से हमारी विचारधारा बहुत तेज हो जाती है और उससे नींद नहीं। इसके बाद हम आएंगे हमारे संतुलित दिनचर्या के व्यवहार, जीवन शक्ति व्यवहार नंबर 2 पे। वो है हमारा खाने और उपवास का समय। हमारी संतुलित दिनचर्या जो सूर्य के काल चक्र से जुड़ी है, उसके हिसाब से हमारा आधा समय दिन का 12 घंटे खाने का है, 12 घंटे उपवास का है। इसको बिगाड़ना न चाहिए, नहीं तो हम मोटे हो जाते हैं। अच्छे से अच्छा समय खाना शुरू करने का होता है 8 और 9 बजे और खत्म 7 और 8 के बीच में। आपने देखा होगा कि बच्चा बोलते हैं प्रकृति का असली रूप होता है। जब बच्चा सुबह को खाना नहीं चाहता तो माँ बाप उसको पीट पीट के खिला करके और स्कूल में भेजती हैं 7 या 8 बजे। बच्चे को भूख 8 और 9 से पहले नहीं लगती, क्योंकि हमारी पाचन क्रिया शुरू ही नहीं होती 8 और 9 से पहले। तो बच्चा ये अच्छी तरह जानता है, वो प्रकृति के साथ के तालमेल में रहता है। अब हमारे लिए यही जरूरी नहीं है कि हम क्या खा रहे हैं। पार्ट 1 में हमने बता दिया कि आपको क्या खाना चाहिए पौष्टिक आहार में, और हमें यह भी जरूरी है जानना कि हम कब खाएं और कितनी बार खाएं। तो हमारे स्वास्थ्य के लिए 3 चीजें जरूरी हैं: क्या खा रहे हैं, कितनी बार खा रहे हैं और कब खा रहे हैं। तो मैं 1970 से पहले 1970 के बाद की बात करती हूँ। 1970 को मैंने क्यों चुना? क्योंकि 1970 से पहले सारे विश्व में मोटापा 1% से कम लोगों को था और डायबिटीज 5% से कम लोगों को थी।
1970 के बाद मोटापा भी महामारी हर तीसरे को, और डायबिटीज भी महामारी। इसका कारण है कि हमें ये भूल गया हमें क्या खाना है, हमें कब खाना है, हमने कितनी बार खाना है। 1970 से पहले लोग 3 बार, मैं सारे विश्व की बात कर रही हूँ, दिन में 3 बार खाते थे, सुबह दोपहर शाम, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर। सारा खाना दिन के डे लाइट आवर्स, रोशनी में, सूरज की रोशनी के समय में खत्म हो जाता था। 7 और 8 के बीजे बाद में लोग नहीं खाते थे। खाने का समय 10 या 12 घंटे निश्चित था, तो मोटापा भी कम था, डायबिटीज भी कम थी। 1970 के बाद हम दिन में कई बार खा लेते हैं। सुबह उठते ही मूंग की जुगाली शुरू करते हैं और रात को 11-12 बजे तक जुगाली चलती ही रहती है। रात को देर से खा लेते हैं, 10 और 12 बजे, जबकि हमारी पाचन शक्ति, पाचन क्रिया सब बंद होती है। हमारा खाने का समय 16 या 18 घंटे हो गया है और उपवास का समय 6 या 8 घंटे। इसकी वजह से मोटापा और डायबिटीज की भरमार है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे को कौन से स्वास्थ्य लाभ हैं जब हम दिन की समय में खाना खाते हैं, क्योंकि इस समय में हमारी पाचन क्रिया बहुत अच्छी होती है और हमारी मेटाबॉलिज्म, हमारी ऊर्जा बनाने की शक्ति भी बहुत ऊंची होती है। दिन के समय हमारी पाचन अंग सब पूरे जोश में रहते हैं और चलते हैं। हमारी डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हमारी पाचन क्रिया करती हैं, वो भी सबसे ज्यादा होती हैं। हमारी इंसुलिन हार्मोन जो ग्लूकोज को यूज करती है और उसमें से ऊर्जा बनाती है, वो दिन के समय तो बहुत अच्छा काम करती है, रात के समय ठप। अगर आपको मीठा खाना है तो आप सुबह को खाइए, आपका शुगर बढ़ेगा नहीं। अगर मीठा आप रात को 8 बजे के बाद खाएंगे तो सारा का सारा मीठा चर्बी बन करके आपके फैट लिवर में और शरीर में बैठ जाए। अब मैं आपके सामने टाइम रेस्ट्रिक्टेड ईटिंग की बात करना चाहती हूँ। टाइम रेस्ट्रिक्टेड ईटिंग का मतलब नियमित उपवास। आप सभी जानते हैं कि पिछले 50 साल से मोटे का मोटापे का इलाज क्या किया गया। मोटापे का इलाज किया गया डाइटिंग और कठोर व्यायाम, जिम ट्रेनिंग। मैं आपसे एक ही सवाल पूछती हूँ कि पिछले 50 सालों में अरबों खरबों डाइटिंग और जिम ट्रेनिंग पे गए हैं, पर क्या मोटापा कम हुआ है? कि मोटापे की महामारी महामारी और भी बढ़ गई है। तो डाइटिंग और जिम ट्रेनिंग ने हमारे मोटापे के लिए कुछ नहीं किया। पिछले 5 साल से एक नई पद्धति है जो संतुलित दिनचर्या पे निर्भर है। उसका नाम है टाइम रेस्ट्रिक्टेड ईटिंग। इसके ऊपर बहुत शोध हुआ है, नियमित उपवास पे बहुत शोध हुआ है। अगर आप डालेंगे तो कितने ही रिसर्च के, शोध के आपके सामने आर्टिकल्स आ जाएंगे। इसमें यह बताया गया है कि अगर आप मोटे हैं तो आप खाना 8 घंटे के नियमित टाइम में ही खाइए और 16 घंटे का उपवास रखिए। अगर आप 8 घंटे में खाते हैं तो आपको खाना कम करने की कोई जरूरत नहीं, डाइटिंग की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ पौष्टिक आहार खाइए। भाग दौड़ करके कठोर व्यायाम की भी जरूरत नहीं है, गतिशीलता रखिए और ठीक व्यायाम कीजिए जो आपका शरीर कर सकता है। तो उससे आपका वजन पहले 6 महीने में ही 10 किलो कम हो जाएगा और 1.5 या 2 साल के बीच में 20 या 25 किलो कम हो जाएगा। ये एक टक मोटापे का इलाज है, पक्के से पक्का इलाज है और आजकल सारे विश्व में सबसे ज्यादा ही प्रचलित है। अब मैं आपके सामने अगले विषय की बात करना चाहती हूँ, वो है सूर्य प्रकाश का सेवन। तो सूर्य प्रकाश की हमारे स्वास्थ्य में बहुत बड़ी महिमा है, इसलिए मैंने एक स्लोगन जिसको बोलते हैं नारा बनाया, उसका नाम लिखा। वो नारा ऐसा है, ये लिखा मैंने, देर आर ऑल काइंड्स ऑफ लाइट फॉर साइट। दुनिया के नजारे देखने के लिए तो कई तरह की बिजलियां हैं, ब्लू लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट, आर्टिफिशियल लाइट, सब कुछ। पर स्वास्थ्य के लिए सिर्फ एक ही लाइट है जो महत्वपूर्ण है, और वो है सूर्य प्रकाश, सनलाइट। सो देर आर ऑल काइंड्स ऑफ लाइट फॉर साइट, बट फॉर हेल्थ देर इज ओनली वन लाइट, एंड दैट इज सनलाइट। इस मंत्र को बांध के रखिए। सूर्य प्रकाश और सूर्य की ऊर्जा वो शक्ति है जो हमारा पूरा पौष्टिक आहार बनाती है,
और हमें संतुलित दिनचर्या भी देती है। अब हम सब यही सोचते हैं कि सूर्य प्रकाश हमें विटामिन डी देता है, इससे आगे कुछ भी नहीं। विटामिन डी की तो हम गोली भी खा लेंगे। तो मैं ये कहती हूँ कि सूर्य प्रकाश हमें सिर्फ विटामिन डी नहीं देता, इसके बहुत ही महत्वपूर्ण गुण हैं। सबसे पहले वो हमारे को शक्ति और गतिशील बनाता है, improves vigor and vitality, फाइट्स डिप्रेशन, क्योंकि हमने बताया कि सूर्य प्रकाश से सेरोटोनिन हार्मोन आती है जो हमारी खुशी को बढ़ाती है, हमारे मूड को बनाती है। ये हमारी स्मरण शक्ति को तेज करती है, हमारी भूख को कम करती है और हमें डायबिटीज और कैंसर के खतरे से बचाती है। हाँ, मजबूत हड्डियां भी हमारे को विटामिन के डी के जरिए से देती है और नेचुरल विटामिन डी आपके गोलियों से कहीं बेहतर है। हमारा नॉर्मल विटामिन डी लेवल क्या होना चाहिए, इसलिए बताना चाहती हूँ कि आजकल सभी डॉक्टर आपका विटामिन डी लेवल करवाते हैं। नॉर्मल होता है 20 to 40 नैनोग्राम पर मिलीलीटर पूछा जाता है। अगर ये लेवल 12 से नीचे गिर जाए तो आपका विटामिन डी लेवल बहुत कम है। हमने पार्ट 1 में आपको बताया कि जब कोविड-19 का इलाज किया गया तो यह पता चला कि जिनको कोविड-19 की बीमारी, वायरस की बीमारी बहुत गंभीर हुई और मौत ज्यादा हुई, वो लोग थे जिनका विटामिन डी बहुत ही कम था। तो विटामिन डी लेने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सूर्य प्रकाश, नेचुरल, प्राकृतिक खाने से हमें विटामिन डी बहुत कम मिलता है। ये 2 तरह के खाने हैं जिनमें विटामिन डी होता है। एक तो होता है कॉड लिवर, और आपने पुराने जमाने में सुना होगा जब विटामिन डी नहीं बनता था, बिकता था बाजार में, तो कॉड लिवर ऑयल के कैप्सूल खाए जाते थे। दूसरा विटामिन डी है हमारे शुद्ध गीर गाय के दूध में। गीर गाय को कुबड़ होता है, उसमें एक बहुत बड़ा ब्लड वेसल होता है, नाड़ी होती है, उसको बोलते हैं सूर्य प्रकाश नाड़ी। ये विटामिन डी को जमा कर लेती है। फिर गीर गाय को अगर हरी घास न चराई जाए तो वो दूध नहीं देती, तो उसको हरी घास मिलती है, तो हरी घास में से भी उसको सूर्य की ऊर्जा आती है। इसीलिए गीर गाय के घी में सबसे ज्यादा विटामिन डी है। अब हम विटामिन डी कितना चाहते हैं, हमारे शरीर को उसकी कितनी जरूरत है? हमारा डेली विटामिन डी का नीड जो है वो है 400 to 600 इंटरनेशनल यूनिट्स। जब विटामिन डी की कमी होती है, 12 से नीचे गिर जाता है, तो डॉक्टर आपको 4 से 10,000 यूनिट्स का विटामिन डी देता है, या 60,000 यूनिट, जिसको मेगा डोज बोलते हैं, हर हफ्ते। एक बार आप इतना विटामिन डी ले रहे हैं तो आपको ये सोचना है कि ज्यादा विटामिन डी हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदेह है। चक्कर आते हैं, उल्टी का असर होता है, और साथ में आपके शरीर में कैल्शियम बहुत ज्यादा आ जाता है, जो यहाँ के तहाँ वहां तहाँ जमा हो जाता है। तो ये हमारे लिए ज्यादा विटामिन डी अच्छा नहीं, जो हम नकली तरीके से ले रहे हैं, प्राकृतिक तरीके से नहीं ले रहे। इंजेक्टेबल विटामिन डी तो नहीं लीजिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अब सबसे अच्छा तरीका विटामिन डी लेने का है प्राकृतिक सूर्य प्रकाश। तो प्राकृतिक सूर्य प्रकाश से जो विटामिन डी बनता है, उसकी सबसे बड़ी महिमा ये है कि आपको ओवरडोज, जरूरत से ज्यादा मिल ही नहीं सकता, क्योंकि जो एक्स्ट्रा होता है वो हमारे लिवर में बैठ जाता है और वो अपना स्टोर का काम कर देता है, भंडारा भरा रहता है, और जितना भंडारे से जरूरत होती है उतना हमारी किडनी उसको सक्रिय कर देती है। तो हमारे नेचर में ही ये बैलेंस बैठा हुआ है, उस बैलेंस को यूज कीजिए। अब सूर्य प्रकाश के सेवन का सबसे सुरक्षित समय कौन सा है? इसका फॉर्मूला भी बहुत ही सीधा है। सूर्य प्रकाश का सेवन, आप खड़े होंगे और अपनी परछाई देखेंगे, अगर आपकी परछाई आपसे लंबी है तो वो सुरक्षित समय है। ये समय 2 घंटे सूर्योदय के बाद और 2 घंटे सूर्यास्त से पहले, ये सूर्य प्रकाश का सबसे सुरक्षित समय है। दिन के 11-12 के बीच में सूर्य प्रकाश को अगर आप पेड़ की छाया देखेंगे, वो पेड़ के बराबर लंबी होगी। लेकिन भरी दोपहरी में जब सूर्य बिल्कुल आसमान के बीच में आ जाता है, तो परछाई आपसे छोटी हो जाती है। यह बिल्कुल भी सुरक्षित समय नहीं है सूर्य प्रकाश का। इस समय सूर्य से आ रही है यूवीबी, अल्ट्रा वायलेट रे ए, जो कि हमारी चमड़ी को काला कर सकती है और हमारी चमड़ी में झुर्री ज्यादा आ सकती है। और अगर गोरे लोग हैं उनको कैंसर इसी वजह से होती है, इसलिए वो लोग सनटैन लोशन बहुत लगाते हैं। अगर आप सुबह 2 घंटे सूर्योदय के बाद और 2 घंटे सूर्यास्त से पहले
धूप का सेवन कर रहे हैं तो आपको लोशन की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि लोशन से यूवीबी लाइट जो विटामिन डी बनाती है वो रुकावट में आ जाती है। भारी कपड़े भी न पहने जैसे सूर्य प्रकाश का आप पूरा फायदा ले सकें। अब कितना समय आपने सूर्य प्रकाश में बैठना है? अगर गोरी चमड़ी है तो 10 या 15 मिनट काफी है। अगर आपका आम हिंदुस्तानी का कलर है जैसे ब्राउन या बीटिश तो 30 से 60 मिनट काफी है। अगर आपकी चमड़ी बहुत ज्यादा डार्क है तो 60 से मिनट से लेके 90 मिनट्स, 1 से 1.5 घंटा। अगर चमड़ी बहुत गर्म हो जाती है तो समझ लीजिए कि सूर्य प्रकाश आपके लिए ज्यादा तेज है, उस समय आप सूर्य प्रकाश लेना बंद कर दें। अब सूर्य प्रकाश के खतरे बताए गए हैं कि कैंसर हो सकती है स्किन की। अगर आपके त्वचा में मेलानिन पिगमेंट है, ब्राउन कलर है, डार्क कलर है तो आपको कैंसर, स्किन कैंसर, त्वचा के कैंसर का कोई डर नहीं। त्वचा के कैंसर का डर गोरे लोगों में होता है, इससे हमें डरना नहीं। तो बिना मतलब के सनटैन लोशन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सुबह के मैंने बोला 2 घंटे के सूर्योदय के बाद और 2 घंटे सूर्यास्त से पहले जो हम सूर्य प्रकाश का सेवन करते हैं उसमें हमारी चमड़ी डार्क नहीं होती। दूसरा सूर्य प्रकाश का खतरा है कैटरेक्ट, मोतिया बिंदु। जब धूप बहुत ज्यादा आंखों में आती है तो मोतिया बिंदु हो सकता है, तो आंखों का बचाव कीजिए, गॉगल्स पहनिए, टोपी लगाइए जिससे आंखों में सूर्य प्रकाश न जाए अगर आप दोपहर को बाहर हैं। इसीलिए पुराने जमाने की हमारी परंपरा थी बड़ी बड़ी पगड़ी पहनना। बड़ी बड़ी पगड़ी कोई फैशन स्टेटमेंट नहीं था, ये हमारे आंखों को बचाने का तरीका था। तो हमें क्या करना चाहिए, क्या न करना चाहिए जब हम सूर्य प्रकाश का सेवन कर रहे हैं? सबसे पहले तो 24 घंटा मतलब अपने बाहों को की स्किन 40% हमारी जो त्वचा है वो सूर्य प्रकाश में होनी चाहिए। 40% का मतलब अंदर की बाहें, हाथ, अंदर की बाहें, हाथ, पैर। अगर आदमी है तो अपनी टांगों को भी सूर्य प्रकाश के सेवन के लिए खोलें। भारी कपड़े कभी न पहने, सनटैन लोशन न लगाएं और छोटे छोटे समय में अगर लेंगे सूर्य प्रकाश का सेवन करेंगे 10 या 15 मिनट की सेगमेंट्स में, उनके स्लॉट्स में, तो आपको कोई प्रॉब्लम ना होगा। तो दिन में 3 या 4 बार 10-15 मिनट, सुबह के 2 घंटे के अंदर, सुबह सूर्योदय के 2 घंटे के बाद नहीं और शाम के 2 घंटे सूर्यास्त से पहले नहीं। अब उसके बाद हम अगले विषय के बारे में बोलेंगे, वो है गतिशीलता और व्यायाम। गतिशीलता का मैं बार बार वर्णन कर रही हूँ क्योंकि सारे दिन की गतिशीलता हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमें ठप होकर के एक कुर्सी पे बैठ नहीं जाना 1 या 2 घंटे से ज्यादा। खड़े होकर के थोड़ा चलिए, खड़े होकर के थोड़ी सी भागा दौड़ी कर लीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। सबसे अच्छा व्यायाम का समय है सुबह का समय, जब हमारे पेट में खाना नहीं। जब हमारे पेट में खाना नहीं तो हमारे को ग्लूकोज भोजन से नहीं मिल रहा, तो हमारे शरीर की ये मजबूरी हो जाती है कि हमारे शरीर में जो चर्बी बैठी हुई है भंडार में उसको निकाल करके उसमें ऊर्जा में बदल दे। और हम यही चाहते हैं, हम यही चाहते हैं कि हमारे शरीर का जो ज्यादा चर्बी जमा है वो निकल जाए। एक्सपोजर टू सनलाइट एंड ब्राइट लाइट, सुबह के समय सूर्य प्रकाश, सुबह की रोशनी देखने को मिलती है। उसके देखने से गहरी नींद की हार्मोन मेलेटोनिन आती है, हमारे मूड की हार्मोन सेरोटोनिन आती है। अगर इनका स्वास्थ्य लाभ लेना है तो सुबह को बाहर जरूर जाइए। उसके बाद गतिशीलता सारे दिन रखें, 8 से 10 हजार स्टेप्स लें। अगर उम्र बड़ी है 65 साल से ज्यादा तो 4 और 5 हजार स्टेप्स जरूर लें, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। सबसे सुंदर सबसे सुंदर व्यायाम का नियम क्या है? बेशक शुरू करें प्राणायाम और योगा से। यह तो हमारी प्राचीन परंपरा है, हम इसे क्यों भूल गए? आप तो जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 21 जून को योगा दिवस बनाया, सारे विश्व ने इसका अनुसरण किया है, हमें भी करना है क्योंकि यह पुरातन परंपरा हमारी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी है। ये हमारा फेफड़े, हमारे दिल को और हमारे मांसपेशियों को बहुत सशक्त बनाती है। सुबह के शाम समय सैर जरूर करें। सैर के समय
दो क्रियाएं करें। एक तो आराम से चलें, फिर द्रुत गति से चलें। आराम से 5 मिनट चलें, 2 मिनट द्रुत गति से, जल्दी से। वो एक तरह से एरोबिक का काम करती है। एरोबिक एक्सरसाइज क्या होती है? एरोबिक एक्सरसाइज का मतलब वो एक्सरसाइज जो हमारे फेफड़ों की शक्ति, हमारे दिल की शक्ति को बढ़ाए और हमारे को ज्यादा ऑक्सीजन दे। तो दूसरा व्यायाम जो हमारे लिए एरोबिक है, वो है सीढ़ियां चढ़ना। दिन में 4-5 सीढ़ियां जरूर चलिए, वो आपके लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप साइकिल चला सकते हैं तो इससे बड़ी बात नहीं। लेकिन बड़े शहर जैसे मुंबई, दिल्ली है, वहां पे आप साइकिल चलाने का कोई है ही, समाधान ही नहीं है। तो आपकी ये ड्यूटी है कि जैसे यूरोप में उन्होंने और अमेरिका में भी अब साइकिल की पटरियां बनानी शुरू कर दी हैं, फुटपाथ बनाया है, जैसे लोग चलें। लोगों को चलना, साइकिल चलाना स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। आप जनता जनार्दन हैं, अपनी म्यूनिसपैलिटी से मांग कीजिए कि स्वास्थ्य के लिए हमें फुटपाथ बनाएं, हमारे लिए साइकिल की पटरी जरूर बनाएं, जैसे कि हमारे बच्चे साइकिल चलाएं और हर तीसरा बच्चा शहरों का मोटा न हो। डांसिंग तो बहुत अच्छी परंपरा है। मुझे खुशी है कि आजकल हमारे जो युवा बच्चे हैं वो डांस में बहुत इंटरेस्टेड हैं। अब आप हमें बताइए कि भगवान कृष्ण ने भी रास लीला बताई थी, तो उसको क्यों छोड़ा जाए? उसको हम नियम में लें, यह समझें कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। और ये बता दिया मैंने आपको कि गतिशीलता सारा दिन रखें, 7 से 10 हजार स्टेप्स रोज लें। अगला विषय जो हम बात करेंगे वो है मानसिक तनाव, मानसिक बेचैनी। यह आज सबसे बड़ी महामारी है। मानसिक तनाव या मानसिक स्ट्रेस, जिसको बोलते हैं मेंटल स्ट्रेस, के ऊपर सैकड़ों किताबें लिखी गई हैं। अब यहाँ पे मैं इतना बड़ा ज्ञान तो दे नहीं सकती, लेकिन थोड़ा सा आपको सार बताऊंगी कि आप मानसिक तनाव को कैसे कम कर सकते हैं। सबसे पहले यह समझिए कि मानसिक तनाव तब होता है जब हमारी विचारधारा बहुत तेज चलने लग जाती है। हमारे कई विचार आ जाती हैं दिमाग में। एक बार विचारधारा कम हो जाती है तो शांति और शीतलता आ जाती है, स्ट्रेस चली जाती है। यह कहा जाता है कि एक दिन में हमारे दिमाग में 60 से 80 हजार विचार आते हैं। मतलब 1 घंटे में 2 हजार से लेके 3 हजार तक विचार आते हैं। आप हैरान हो गएंगे कि इनमें से 80 से 90% विचार जो होते हैं वो व्यर्थ विचार होते हैं। वो इस सोच के होते हैं कि कल क्या हुआ, कल क्या होगा, कल का अफसोस, कल को क्यों हुआ, क्या हुआ, उसने क्या कहा, इसने क्या कहा, और आने वाले कल का क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, बिगड़ेगा तो नहीं। तो आप सोचें, कल का विचार तो बेकार ही है, उससे हमें क्या मिलेगा? विचार तो वर्तमान का करना है। जब हम विचार सिर्फ वर्तमान का ही करेंगे तो हमें कोई मानसिक स्ट्रेस नहीं होगी। अगर हम आजकल की जीवनचर्या को देखें तो बहुत आवश्यकताएं हैं, बहुत चुनौतियां हैं और बहुत विचार हैं। जब वही का वही विचार बार बार दिमाग में आता है तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं रूमिनेशन, चिंतन। तो वही विचार जब कई बार चक्कर लगाता है दिमाग में तो उसको बोलते हैं चिंता। और अब सब जानते हैं कि चिंता चिता समान है। तो चिंता का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? डर। डर, डर किस चीज का? कि कहीं हमारा पैसा न चला जाए, कहीं हमारे स्टेटस, हमारी सामाजिक स्थिति न बदल जाए, हमारी कुर्सी, पावर, पोजीशन, टाइटल न बिगड़ जाए, हमारा काम न छूट जाए और हमारी रिश्तेदारी में टूट फूट ना है। तो ये सारे डर जो हैं वो हमारे लिए चिंता का विषय बन जाते हैं। इसीलिए हमारे को बहुत ज्यादा मानसिक तनाव हो जाता है। तो मैंने आपको बोला कि अगर मानसिक तनाव कम करना है तो विचारधारा को कम करना होगा। विचारधारा को कम करने के लिए हमें क्या करना है? आध्यात्म ज्ञान ही ऐसी चीज है जो हमें विचारधारा को कम करने में मदद करती है, हमारे दिमाग में शांति और शीतलता लाती है।
तो कौन सी चीजें हमारी शांति और शीतलता को बिगाड़ते हैं? हमारे विकार। और आप सब जानते हैं कि हमारे 5 विकार हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अहंकार हमारा सबसे बड़ा विकार है। ये हमारे स्ट्रेस का, हमारे मेंटल तनाव का, हमारे मस्तिष्क के तनाव का सबसे बड़ा, मानसिक तनाव का सबसे बड़ा कारण है हमारी ईगो, हमारा अहंकार। तो अगर हम आत्मज्ञान की तरफ थोड़ा जाएंगे, इनके बारे में हमें पता चलेगा, हम इन विकारों से ग्रस्त हैं, इनको हम कैसे हटा सकते हैं। तो अपने आप ही मानसिक स्थिति शांत और शीतल हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या जरूरी है मानसिक स्थिति को शांत और शीतल करने की? पर दर्शन, पर चिंतन न कीजिए, स्वदर्शन स्वचिंतन कीजिए। विकारों का नाश कर विकार मां जीत बनिए। उसके बाद हमें अपने व्यवहार को बदलना है। व्यवहार में 4 चीजें हैं जो हमारे को शांत और शीतल करती हैं। सबसे पहले एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, इसका मतलब कृतज्ञता की भावना। कृतज्ञता की भावना हमें अपने आप ही शांत और शीतल कर देती है, क्योंकि कृतज्ञता तभी आती है जब हमें अहंकार नहीं होता। बी एन ऑप्टिमिस्ट, आशावादी बने, निराशावादी न बने। आशावादी कम बनते हैं जब हमें आध्यात्मिक आस्था होती है, फेथ होता है, तब बनती है। एक्सेप्टेंस वर्सेस रेजिस्टेंस, स्वीकार करें, वाद विवाद न करें, विरोध न करें। तो विरोध जो है इसलिए होता है मन में क्योंकि हम अपना दृष्टिकोण दूसरों पे थोपना चाहते हैं। पति पत्नी पे, पत्नी पति पे, बच्चा माँ बाप पे, माँ बाप बच्चों पे, दोस्त दोस्त पे। जैसे ही हम अपना दृष्टिकोण दूसरों पे थोपेंगे नहीं, तो हमें कुछ विरोध न मिलेगा, स्वीकारता ज्यादा मिलेगी। इससे हमारी मानसिक स्थिति शांत और शीतल हो जाएगी। और सबसे आखिर में सॉलिट्यूड। तो सॉलिट्यूड का मतलब शांति। मन की शांति सबसे ज्यादा बिगड़ती है जब हम गलत वचन मुंह से निकालते हैं। वचन एक बार मुंह से निकल गया तो खत्म, वापस नहीं आ सकता। तो हमें अपने वचनों पे बहुत ध्यान देना चाहिए। वचन वही शांत और शीतल जो धीरे हो, जो जल्दबाजी में न बोला जाए, जो दयावान हो, मतलब दूसरे को दुख दर्द न दे। और वचन वही जब जरूरत हो तब बोला जाए, तो उसकी शक्ति बहुत ज्यादा होती है। अब हमने मानसिक तनाव की बात तो कर ली, अब करेंगे बात हमारे हेल्थी इंटेस्टिनल बैक्टीरिया। इसका मतलब हमारे पाचन के अंगों में जो अच्छे बैक्टीरिया हैं, जो हमारा स्वास्थ्य बढ़ाते हैं, जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, इनको हम बोलते हैं गुड बैक्टीरिया या माइक्रोबायोम। आजकल सबको पता है कि माइक्रोबायोम या प्रोबायोटिक क्या होता है। आजकल सब लोग प्रोबायोटिक खा रहे हैं, प्रीबायोटिक खा रहे हैं, जैसे कि इनकी आंतड़ियां अच्छी हो जाए। हमारी आंतों में बुरे बैक्टीरिया भी हैं। आप सोचिए कि हमारी आंतड़ियों में 1.5 किलो के करीब ये जीवाणु हैं। तो 1.5 किलो जीवाणु को खाना पीना भी चाहिए, तो उनको अगर ठीक खाना नहीं मिलेगा तो बुरे जीवाणु बहुत ज्यादा संख्या में बढ़ जाएंगे। हमारे पिछले हजारों सालों से हमारे चिकित्सा के बुद्धिजीवियों ने हमें बताया है कि ऑल डिजीज बिगिंस इन गट्स। सारी की सारी बीमारियां हमारे पाचन शक्ति से, खास करके बड़ी आंतड़ियों से शुरू होती है। चरक ने आयुर्वेदा में, चरक संहिता में 4000 साल पहले यही बात कही। हिपोक्रेटिस, जिनको फादर, पिता माना जाता है एलोपैथी मेडिसिन का, 2500 साल पहले यही कहा। लुईस कू ने, जिनको नेचुरोपैथी के पिता माना जाता है, उन्होंने 19वीं सदी के बीच शुरू में यही कहा था कि सारी बीमारियां हमारी आंतड़ियों से शुरू होती हैं। और मेचिनकॉफ, जिनको एलोपैथी में नोबेल प्राइज मिला इम्यूनिटी पे, उन्होंने भी 20वीं शताब्दी के शुरू में यही कहा कि सारी बीमारियां हमारी आंतड़ियों से शुरू होती हैं। तो ये है आपकी इम्यूनिटी की पुरानी अर्ली 20th सेंचुरी की मेचिनकॉफ की। ये रशियन साइंटिस्ट थे और फिजियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने एक चीज और भी बताई हमें
कि अगर हम अपने पाचन शक्ति की शक्ति बढ़ानी है और बीमारियों को हटाना है, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है, तो आप खट्टे पदार्थों का, दूध के खट्टे पदार्थों का सेवन कीजिए। तो दूध के खट्टे पदार्थ को पारंपरिक तरीके से सालों से, हजारों सालों से किसने काम में लाया है? हमारी संस्कृति ने, हमारी सभ्यता ने। अब हमने अपनी सभ्यता छोड़ करके पश्चिमी सभ्यता को अपना लिया है। पश्चिमी सभ्यता के खाने को, खास करके अमेरिकन खाने को बोला जाता है सैड, दुखी, SAD। SAD का मतलब स्टैंडर्ड अमेरिकन डाइट। अब आप देखेंगे शहर के लोग ज्यादा से ज्यादा सैड खा रहे हैं, स्टैंडर्ड अमेरिकन डाइट खा रहे हैं और बीमार होते चले जा रहे हैं। जबकि अमेरिका में 5 से 6 हजार, नहीं, 5 से 6 करोड़ लोग, 5 से 6 करोड़ लोग वीगन बने हैं, शाकाहारी बने हैं, दूध भी कम कर दिया है। तो पश्चिम तो पूर्व की तरफ आ रहा है और पूर्व पश्चिम की तरफ जा रहा है। बचिन कॉफमैन ने ये भी कहा कि अगर आपको अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है, अपने जीवाणु अच्छे करने हैं अपनी आंतड़ियों में और बीमारी से बचना है, तो आप वेजिटेरियन खाना खाइए जिसमें फाइबर बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, जो अच्छे बैक्टीरिया हैं हमारे, या अच्छे जीवाणु हैं जो हमारे पेट के, वो हमें क्या देते हैं? सबसे पहले तो इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। मैंने आपको बताया कि 60% हमारी इम्यूनिटी जो है वो हमारी आंतड़ियों में पड़ी है। इसके सिवाय जो हमारे अच्छे जीवाणु हैं वो खराब जीवाणुओं को मार गिराती हैं, हमारे पाचन शक्ति को बढ़ाती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए विटामिन बी बनाते हैं। आपको B12 की कमी है तो आप चावल का खट्टा भात खाइए, उसमें राई कूट करके डाल के खाइए, तो आपके B12 का लेवल खुद ब खुद बढ़ जाएगा। अब प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक खाने कौन से हैं? आजकल शहर के सभी लोगों को पता है कि प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक क्या है। ये आम जनता को पता चल गया है। तो जिस खाने में फाइबर ज्यादा है, फाइबर का मतलब चोकर ज्यादा है, वो सबसे ज्यादा पौष्टिक है। तो उसमें आते हैं अपने सारे मिलेट्स, गेहूं का आटा वो जो पूरा आटा हो, ये नहीं जो गेहूं परीक्षित है, जिस गेहूं में ना तो चोकर है, ना तो उसमें कोई आ, अंदर से अंकुर है। तो जिस गेहूं में अंकुर नहीं, जिस गेहूं में चोकर नहीं, वो परिष्कृत गेहूं है, उससे हमारे को फाइबर नहीं मिलेगा। और सबसे ज्यादा फाइबर में मिलता है सब्जियों से, दालों से और फलियों से। इसके सिवाय हमें बिचनकॉफ ने यह बताया कि अगर हम फर्मेंटेड खाना खाएंगे तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो फर्मेंटेड खाने में सबसे सुंदर क्या है? दही और राई के बने हुए अचार। अगर ये आप खाएंगे तो आपकी पाचन शक्ति बड़ी अच्छी रहेगी, आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी बढ़ जाएगी। अब इम्यूनिटी के लिए हम लोग हर्ब्स और सप्लीमेंट्स आज सब देख रहे हैं, काढ़े की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, जैसे कि हमारी इम्यूनिटी बढ़े। तो इम्यूनिटी जो हमारी बढ़ती है वो विटामिन A, C, E से बढ़ती है। विटामिन ए और सी उन फलों और सब्जियों में जो पीले और नारंगी रंग के होते हैं, उनमें सबसे ज्यादा विटामिन ए और सी है। जैसे कि नींबू हुआ, नारंगी हुई, गाजर हुई, पीली तरह की जो भी सब्जियां हों। विटामिन ई जो होता है वो बादाम में, प्राकृतिक तेलों में, हरी सब्जियों में बहुत मात्रा में होता है। तो ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इसके सिवाय मिनरल्स जो होते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, उनमें आता है जिंक, सेलेनियम और कॉपर। ये सारे के सारे हमारे सिर्फ उस पौष्टिक आहार में है जो सूर्य की ऊर्जा में पनपता है, जो कि शाकाहारी है। अब कई सारी हर्ब्स हैं जिसकी हम काढ़े पी रहे हैं आजकल अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। ये सबके सब अगर आप ध्यान देंगे तो कहां से आ रहे हैं? हमारे भारत से आ रहे हैं। सबसे ज्यादा इम्यूनिटी की शक्ति एंटीऑक्सीडेंट जिसको बोलते हैं, जो हमारे सारे शरीर को स्वस्थ और स्वच्छ रखता है, क्लव्स, हमारी अदरक, बादाम, अखरोट, हमारी दालचीनी, हमारी हल्दी। लोग आज आप देखेंगे पश्चिमी देशों में हल्दी के कैप्सूल खा रहे हैं, और मैंने कुछ एक कैप्सूल देखे वो काले पड़े हुए हैं, हल्दी का उसमें कोई असर ही नहीं। तो काली हल्दी के कैप्सूल क्यों खाते हो? असली हल्दी खाओ, आंबा हल्दी का अचार खाओ, आपको बहुत इम्यूनिटी बढ़ेगी। इसके नीचे आपके लिखा हुआ है त्रिफला। त्रिफला में 3 चीजें हैं और वो 3 चीजें हमारे लिए पौष्टिक है, पर त्रिफला को थोड़ी समझदारी से खाना चाहिए।
जैसे कि आयुर्वेदा आपको बताता है कि त्रिफला का सेवन कैसे करना चाहिए। आमले, आमले का अचार खाइए, आमले का मुरब्बा खाइए। आंवला जो है वो विटामिन सी से भरपूर है। हमारे केसर, सेफ्रॉन भी बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, जो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाती है। और सबसे आखिर में हमारे मेरे दाईं तरफ नीचे है हमारी अर्जुन की छाल। इसको काढ़े में डालिए, और काढ़े में 3 या 4 5 चीजें इकट्ठी डाल करके बनाया जा सकता है, तो उससे हर चीज को के पीछे भागने की जरूरत नहीं। इसीलिए हमारे भारत की परंपरा में काढ़े की महिमा बहुत ज्यादा बताई गई। अब सबसे आखिर में मैं यह कहना चाहूंगी कि हम कोविड-19 कोरोना वायरस के आगे वाली महामारियों को कैसे रोक सकते हैं। ये हमारे सारे विश्व को प्रयास करना है। तो अगर कैसे रोकना सीखना है, तो सबसे पहले हमें यह पता करना पड़ेगा कि ये कोरोना वायरस आया कहां से। ये कोरोना वायरस, कोविड वायरस जो है, ये चमगादड़ में होता है। चमगादड़ में ये कोई बीमारी नहीं करता। चमगादड़ में से ये वायरस अलग दूसरे जानवरों में आ जाता है, जो ज्यादा करके जंगली जानवर हैं। पर ऊंट में भी ये जानवर पाया गया सऊदी अरेबिया में। उस टाइम में कोविड की एक नई बीमारी वहां हुई, जिसका नाम रखा मर्स, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। उसमें भी कई लोग मारे गए। दूसरा जानवर जिसमें बहुत ज्यादा कोरोना वायरस देखा गया, वो है सिवेट कैट। ये सिवेट कैट मीन्स वो बिल्लियां हैं, जो जंगली बिल्ली है, जो चाइनीज लोग खाते हैं। और इस बार कोविड-19 जो आया है, वो हमारे को पेगोलिन नाम के जानवर से आया है, और एक तरह की मछली से आया है, जिसका नाम सोल्जर फिश है। तो आप समझ लिए, चमगादड़ से ये वायरस जानवरों में जाता है। जानवर अगर मनुष्य खाता है, या मनुष्य उसको अपने साथ रखता है और अपने बाजारों में बेचता है, तो उसमें ये आ जाता है। तो जो कोरोना वायरस शुरू चमगादड़ से हुआ, बीच में दूसरे जानवरों पे आया, और उसके बाद मनुष्य में आया। अब एक बार और भी सोच लीजिए, अगर हम जंगली जानवर खाते ही चले जाएंगे, जंगल के जानवरों को खत्म कर देंगे, तो उनके जितने भी वायरसेस और बीमारियां हैं, वो हमें लगेंगी। अगर वो हमें लगेंगी, तो इसी तरह की महामारियां आती रहेंगी। तो हमें क्या करना है? हमें प्रकृति की साझेदारी में रहना है। अपनी वाइल्ड लाइफ, हमारे जो जंगली जानवर हैं, उनको बचाना है। उनके जो स्थान है जंगल, उसको बचाना है, प्रकृति को बचाना है, प्रकृति की साझेदारी में रहना है। अगर आपको याद होगा, 25 साल पहले हमारे साथ HIV एड्स की महामारी फैली थी। HIV एड्स की महामारी बंदरों से आई थी। तो अगर हम जानवरों का घर छीन लेंगे, नहीं, वायरस का घर छीन लेंगे जो जानवर में है, तो जानवरों में वायरस का घर है। अगर हम जानवरों को खत्म कर देंगे, जंगलों को खत्म कर देंगे, तो वो वायरस कूद कर करके इंसान में आ जाएगा, और यही आगे की महामारी का सबसे बड़ा गंभीर कारण है। तो हमें प्रकृति के साझेदारी में रहना है। सबसे अच्छा तरीका प्रकृति की साझेदारी में रहने का है कि आप शाकाहारी बने। शाकाहारी बनेंगे तो जमीन भी कम काम आएगी, अन्न भी कम खर्च होगा, और पानी भी कम खर्च होगा। जिन जानवरों से हमें मीट मिलता है, मांस मिलता है, और जिन जानवरों से हमें दूध मिलता है, वो 40% अनाज विश्व का खा जाती है। उनकी पानी की खपत भी बहुत बड़ी है। उनसे ग्लोबल वार्मिंग भी बहुत होती है। कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं जिसको, बहुत बड़ा है। आप यह सुन के हैरान होंगे कि 1 किलो बीफ बनाने में 15,000 लीटर पानी की जरूरत होती है। 1 किलो गेहूं और चावल बनाने में हमें 3,000 लीटर के करीब पानी चाहिए, और 1 किलो बाजरा बनाने में हमें सिर्फ 200 लीटर पानी चाहिए। तो अगर हमें प्रकृति की साझेदारी में रहना है, तो हमें खाना, भोजन, शाकाहारी और स्मार्ट ईटिंग, स्मार्ट तरीके से अपना खाना खाना है, जिससे हम प्रकृति को बचा सकें, जंगल को बचा सकें, पानी को बचा सकें। अनाज के लिए हम जंगल न काटें, जानवरों को चराने के लिए जंगल न काटें, उसको बचा के रखें। उसमें जंगली जानवर हैं, जो हमारे वायरसेस का घर है। हम अपने वायरसेस का घर न तोड़ें। तो
समाप्त करने से पहले मैं सबसे ज्यादा पहले आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। मैं ब्रह्मा कुमारी मीरा बहन का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। वो मेरी आध्यात्म की गुरु हैं, मेरे आध्यात्म के पथ प्रदर्शक हैं। उन्हीं की प्रेरणा है कि आज मैं स्वास्थ्य शिक्षा के अभियान पे। तो मैं ब्रह्मा कुमारी मीरा का बहुत व्यक्त करना चाहती हूँ। और समाप्त करने से आखिर में एक 6 लाइनें बताना चाहती हूँ जो मेरे लेक्चर का सार है। उसको ध्यान से सुनिए। अन्न और दूध की मात्रा रखें कम से कम, अन्न और दूध की मात्रा रखें कम से कम, मांस और मीठा देते बीमारी का गम, मांस और मीठा देते बीमारी का गम। कृत्रिम तेल से रहिए हमेशा दूर, शुद्ध तेल और घी है ताकत से भरपूर। कृत्रिम तेल से रहिए हमेशा दूर, शुद्ध तेल और घी है ताकत से भरपूर। पौष्टिक आहार और संतुलित दिनचर्या का रहे हमेशा साथ, अनुशासित व्यायाम और उपवास में रहे सदा विश्वास। इसी साथ मैं आपसे विदा लूंगी। नमस्कार।